आज मैं आपको कराता हूँ 13 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स। सबसे पहली जो न्यूज़ है, ये तो आप रोज़ इसके बारे में आजकल सुन ही रहे हो, वो नाम आ रहा है एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी शाहरुख खान का जो बेटा है वो भी पकड़ा गया था। इससे पहले पिछले वर्ष तो आपने सुना होगा, बहुत सारे बॉलीवुड के जो अभिनेता और अभिनेत्री है उनके बहुत सारे मामले में उनको सुनवाई के लिए बुलाया भी गया था। तो ये एनसीबी का नाम आजकल आप खूब सुन रहे हो। तो एनसीबी जो है, इसके नए महानिदेशक की नियुक्ति हुई है, सेक्रेटरी जनरल। कल भी मैंने आपको कई सारे नए नियुक्तियों के बारे में बताया था, आज भी ये नियुक्ति है। तो इसी को कहते हैं सेक्रेटरी जनरल, और इस रूप में जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम दे रखा है सत्यनारायण प्रधान। ये जो सत्यनारायण प्रधान है ये आईपीएस अधिकारी हैं, और ज़्यादातर आप ये देखेंगे जितनी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो चाहे अन्य कोई जांच एजेंसी हो, अधिकांश के जो मुखिया बनाए जाते हैं वो हमारे आईपीएस अधिकारी बनाए जाते हैं। और इनकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आईपीएस अधिकारी हैं सत्यनारायण, जिन्होंने अभी तक तो टेम्परेरी कुछ समय अस्थायी तौर पर इसका पदभार संभाला हुआ था, लेकिन अब इन्हें स्थायी तौर पर इसी एनसीबी का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया। अब ये जो एनसीबी है ये किसके अधीन कार्य करती है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करती है। आप इस संस्था के ऊपर कई तरीके के विवाद भी सुनते होंगे, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि भाई ये जो है पक्षपात बरत रही है या अन्य किसी राजनीतिक दल के अधीन रहकर काम कर रही है। तो इस तरीके के विवाद जो है, संघीय ढांचा है भारत का, जिसे कहते हैं फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ शक्तियां जो हैं केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियां राज्यों को प्रदान की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान ने। अब उनमें से ये जो जांच एजेंसी है ये केंद्र सरकार के अधीन है, और गृह मंत्रालय जो है ये भारत की भीतर की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री की है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर के बाद, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री को ही कहते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि देश के जो पहले होम मिनिस्टर बने थे वो बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो मंत्रालय है देश के भीतर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो जितने भी अर्धसैनिक बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी इसके अधीन है, और इसके अलावा ये जांच एजेंसी। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो 1986 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है अवैध व्यापार को रोकथाम करना, उनकी खपत को रोकने का प्रयास करना। तो ये सारे काम जो हैं वो इससे संबंधित है। जैसे दे रखा है ड्रग तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग। देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका इस्तेमाल रोग के उपचार के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन उनका मिसयूज़ भी किया जाता है। इसीलिए वर्ड दे रखा है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए ये नोडल ड्रग कानून एजेंसी है। जब ये वर्ड आता है नोडल का मतलब होता है सबसे ऊपर, सबसे प्रमुख। ये इंग्लिश का वर्ड है जिसको हिंदी में भी इस तरीके से यूज़ किया जाता है। ड्रग कानून प्रवर्तन एनफोर्समेंट, यानी कि लागू कराने वाली एजेंसी और खुफिया एजेंसी है। एनसीबी के महानिदेशक कौन बनते हैं? भारत की जो आईपीएस है, भारतीय पुलिस सेवा है, उसके अधिकारी को ही इसके अंदर नियुक्त किया जाता है। या फिर आईआरएस, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम सुनते हो आप, अरविंद केजरीवाल, तो ये पहले किस पद पर थे सरकारी सेवा में? ये भारतीय राजस्व सेवा, और इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी भारतीय राजस्व सेवा में ही तैनात थी। तो ये दो पदों के पदाधिकारी ही हमारे यहाँ इस संस्था के मुखिया बनाए जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमने कहा कि भारत के अंदर तो ये है, तो इसका, और ये ड्रग जो है ये इतना बड़ा कारोबार है, ये इतना नुकसानदायक है समाज के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके लिए संस्था गठित करी गई है। तो उसी को कहते हैं इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। यहाँ तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट केवल इतना बार हो सकता है, क्योंकि आजकल करंट अफेयर्स में इसकी बहुत चर्चाएं हैं कि भाई इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी इंटरनेशनल की, और इसका सचिवालय कहाँ पर है?
जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। मैं वियना के बारे में आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं हर बार आपको कहता हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ कि आप ज्योग्राफी भी साथ करते हुए चलें, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इनके बारे में आपको। ये जो यूरोप है, मैंने पहले भी आपको बताया था क्लास के अंदर, मैं फिर यहाँ कर देता हूँ। देखिए ये यूरोप है और यूरोप के अंदर जो है ये कई सारे देश हैं, जिनमें से यहाँ पर तो आप देखते हैं कि ये तो है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड से सटा हुआ ये देश है, इसे कहा जाता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के इधर की तरफ स्विट्ज़रलैंड है, नीचे की तरफ इटली आ जाता है। तो ये देश है और इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है वियना। दूसरे वाले पे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद वहाँ ज़्यादा साफ आपको दिखाई दे। यहाँ पर देश का नाम भी दे रखा होगा, ये वाला दिखा दे, ये जी हाँ, यहाँ पर नाम भी दे रखा है, तो इसी को देख लेते हैं। ये रहा ऑस्ट्रिया, और इस ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो है वियना, और कई सारे संस्थाओं के मुख्यालय है। जैसे आप सुनते होंगे ओपेक का नाम। ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देश हैं उनका एक ग्रुप है। उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? उसका हेडक्वार्टर भी वियना, ये लिखा है वियना। तो ये जो देश है मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि, और थोड़े मोटे तौर पर ऐसे ऐसे करके, ताकि आप इसे समझ भी पाओ कि ऑस्ट्रिया जो है वो कहाँ पर है। ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के इधर चेक है, इधर जर्मनी, इधर की तरफ स्विट्ज़रलैंड, नीचे इटली, इधर स्लोवेनिया, इधर हंगरी, इन देशों के बीच में स्थित है। ये एक महत्वपूर्ण देश है। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जो एक फिल्म कलाकार है जिसका नाम है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसकी कई सारी हॉलीवुड की बहुत सारी फेमस मूवी है जिसमें वो आता है, तो वो मूलतः जो है ऑस्ट्रिया का ही निवासी है। यहीं ये पैदा हुआ और युवावस्था में ये फिर उसके बाद गया हॉलीवुड, जहां वो फिल्म अभिनेता बना। तो ये वियना जो है इसका मुख्यालय है। अब हम दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और देखते हैं कि इसके अंदर एक दो और पॉइंट है फैक्चुअल जो ध्यान रखने चाहिए, कि भारत के संदर्भ में एक दुर्भाग्य है कि हम भौगोलिक रूप से ऐसी जगह पर स्थित हैं जहां दोनों तरफ, हमारे ईस्ट में, पूरब में, हमारे वेस्ट में, पश्चिम में, दोनों तरफ जो क्षेत्र हैं वो ड्रग के व्यापार के या फिर ड्रग के उत्पादन। ड्रग का उत्पादन का मतलब क्या है कि जो ड्रग्स बनते हैं वो अफीम या दूसरे पौधे हैं जिनको बोया जाता है, और उन्हीं से अलग अलग पदार्थ बनता है। ब्राउन शुगर, कोकीन, ये सारे उन्हीं से बनते हैं। तो भारत के दोनों तरफ ये क्षेत्र हैं जो जिनको ड्रग की व्यापार या ड्रग की खेती के लिए जाना जाता है। उनके दो नाम दे रखे हैं, एक तो गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं और उसे गोल्डन, या दूसरे को कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। तो भारत इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। आप नक्शे पे देखिए, यहाँ पर मैप के ऊपर जैसे मैंने दे रखा है, एक तो ये देख लेना गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट का मतलब क्या होता है? ये जो आकार बनता है ये देखिए। और आप देखते होंगे जो इस्लामिक देश हैं उनके झंडों के ऊपर जो है ये चांद कटा हुआ दिखाई देता है। इसी के आकार को इंग्लिश में कहते हैं क्रेसेंट और हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्र। तो ये क्रेसेंट जो है, ये क्रेसेंट में कौन कौन से देश आ रहे हैं? पाकिस्तान, यहाँ तो हमारी भारत भूमि है, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो तीन देश तो इधर की तरफ पड़ गए। इनको कहते हैं गोल्डन क्रेसेंट। क्रेसेंट इसलिए क्योंकि इन तीनों देशों के अंदर ही प्रमुख जो धर्म है वो इस्लाम है। और इधर की तरफ भारत के इधर चलें जहाँ पर हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं जैसे मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उनसे लगे हुए ये तीन देश हैं, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। ये तीन देश हैं। इनको कहते हैं क्या, किस नाम से? गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल क्यों कहते हैं? जैसे आप चित्र के अंदर भी देख पा रहे होंगे कि इन तीनों की जहां सीमाएं मिलती हैं देशों की, वो क्षेत्र है मुख्यतः जहां पर ये ड्रग्स का व्यापार होता है। आपको मैं एक बार यहां पर भी दिखा देता हूं ताकि और बेहतर रूप से आपको ये समझ में आए और याद रहे। देखिए यहां हमने अपने, ये दिखा देता हूं यहां आपको, और थोड़ा छोटा कर दूं, ये देखिए
यहाँ पर मैं आपको बताया जैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ का, ये तो रहा पाकिस्तान, इधर अफ़गानिस्तान और यहाँ ईरान। तो ये 3 देश हो गए, 1 2 3। इनको कहते हैं किस नाम, क्या नाम दिया इनको? गोल्डन, इनको कहते हैं क्रेसेंट अर्धचंद्र। किसकी वजह से? जैसे मैंने कहा इनके धर्म की वजह से। और इधर की तरफ म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये तीनों की तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पर जो है ये ट्रायंगल बनाते हैं। तो इसको कहा जाता है, और इसको कहा जाता है ट्रायंगल, इसे कहलाता है क्रेसेंट। इस कारण से इसके लिए ये शब्दावली जो है वो प्रयोग करी गई है। और भारत की स्थिति कहाँ है बच्चों? भारत जो है ये इनके बीच में है। तो इधर की तरफ भी ये ड्रग का उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और व्यापार करते हैं, और इधर की तरफ भी। तो इसका मतलब है हमारे यहाँ पर ये मुंबई जो बंदरगाह है, और आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि यहाँ पर जो मुंद्रा बंदरगाह है, उस बंदरगाह के अंदर 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। तो वो कहाँ से आ रही थी? भाई ये अफ़गानिस्तान जो है, ये अफ़गानिस्तान है, क्योंकि जब से यहाँ पर तालिबान आई है उनकी आमदनी का एक ही स्रोत है, वो है ड्रग्स। तो इस ड्रग्स को वो भारत भेज रहे हैं, भारत के थ्रू अन्य देशों के अंदर भेजने की साजिश चल रही है। इस कारण आजकल ये इनकी खूब चर्चाएं जो हैं हम लोग सुन रहे हैं। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो आगे हमारा फिर अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ क्या है? ये आ गया दक्षिण अफ्रीका के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति की हाल ही में मृत्यु हो गई है 85 वर्ष की आयु में। इनका नाम क्या है? इनका नाम दे रखा है यहाँ फ्रेडरिक विलियम डी क्लार्क। ये वो साउथ अफ्रीका के, अब साउथ अफ्रीका जो है एक ऐसा देश था जहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, और इन्होंने जो गोरी चमड़ी के अलावा दूसरे रंग की चमड़ी के लोग हैं, जिसमें भारतीय भी हैं, जिसके अंदर चीनी मूल के भी हैं, जिसके अंदर वहाँ के रहने वाले अफ्रीकी मूल के जो ब्लैक्स हैं, अश्वेत हैं, वो भी हैं, उन सब के साथ इन्होंने ज़बरदस्त भेदभाव भरा। और उनका एक वाइट प्रेसिडेंट था, यानी कि जिसकी चमड़ी गोरी थी, क्लार्क। उसने ही उसके बाद ये डिसीजन लिया कि हम यहाँ से रंग भेद को या अपार्थाइड को समाप्त करते हैं। और आप ध्यान रखिए कि 1990 के दशक तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हुआ, तब तक इनके साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलता था। भारत ने तो इसके साथ इतनी दूरी बना रखी थी कि यदि हमारा कोई मैच भी इनके साथ होता था तो हम उस मैच में खेलने नहीं जाते थे। तो इनके साथ पूरी दुनिया ने बहिष्कार कर रखा था, जब तक इन्होंने रंग भेद नीति, इसे रंग भेद जो है इसी को कहते हैं अपार्थाइड, यानी कि केवल रंग के आधार पर इन्होंने वहाँ रहने वाले लोगों को पक्षपात कर रखा था। और इसी क्रम में नाम आता है नेल्सन मंडेला का भी। तो पहले तो इनका फ़ोटो देख लीजिए आप, जो यहाँ के राष्ट्रपति रहे। अब ये राष्ट्रपति जो थे, इन्होंने ही ये कदम उठाया कि जो अश्वेत लोग हैं, पीछे की तरफ ये झंडा है, आप देखते हो क्रिकेट वगैरह आप मैच देखते हैं तो ये साउथ अफ्रीका का रंग बिरंगा झंडा है। और साउथ अफ्रीका में इतनी अलग अलग रंग के लोग हैं, इसीलिए साउथ अफ्रीका को कहते हैं रेनबो कंट्री, इंद्रधनुषी देश का उपनाम भी इसीलिए इसको दिया जाता है। तो ये जो डी क्लार्क थे, इन्होंने ही ये कदम उठाया कि नेल्सन मंडेला, जिन्हें 27 साल तक जेल में रखा गया था, इनके बारे में मैंने आपको कराया भी था कि इनको मदीबा के नाम से जाना जाता था, और 27 साल तक इन्हें जेल में रखा गया। और उसके बाद इन्हें रिहा किया, और रिहा करने के बाद डी क्लार्क ने फैसला किया कि अब रंग भेद नीति ख़त्म, अपार्थाइड ख़त्म, और उसके साथ ही उन्होंने चुनाव कराने का भी निर्णय लिया। और नेल्सन मंडेला जो है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और उनके इसी कदम को जो उन्होंने उठाया था, उसी की वजह से 1993 में नेल्सन मंडेला और क्लार्क दोनों को ही जॉइंटली, संयुक्त रूप से शांति स्थापित करने के लिए इनके प्रयासों को देखते हुए, और क्योंकि मंडेला ने भी कहा कि जो पुरानी हमारी बातें हैं, जिसमें गोरे लोगों ने अश्वेतों के साथ बहुत सारे शोषण करे, उसे हम भूल जाते हैं। और उसने भी कहा हम भविष्य बनाने के लिए शांतिपूर्वक आगे बढ़ेंगे। तो दोनों को ही शांति का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया था।
ये पॉइंट दे रखा है मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में। दक्षिण अफ्रीका के साथ में हम भारतीयों का भी संबंध रहा है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी ने जितने भी अपने राजनीतिक अनुभव हैं जिनका प्रयोग उन्होंने भारत में किया, उन सारे अनुभवों को उन्होंने शुरू कहाँ पर किया था? साउथ अफ्रीका में। तो जब वो साउथ अफ्रीका गए तो एक क्वेश्चन आया, जैसे यूपी कांस्टेबल में ही आया, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए गांधी जी किस जगह से जा रहे थे ट्रेन के अंदर, किस स्थान के लिए, जब उन्हें ट्रेन से नीचे उतारा गया। एसएससी में सवाल आया कि कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर उन्हें ट्रेन से नीचे उतारा गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अभी हम इनके बारे में देखते हैं, ये यहाँ पर दे रखा है। तो गांधी जी जो है, ये उनका युवावस्था का फ़ोटो है जो मैंने जानबूझ के लगा दिया, क्योंकि बाकी फ़ोटो जिसमें उनके जो सिर पे बिल्कुल बाल नहीं है और बुढ़ापा है, उसकी जगह ये भी फ़ोटो है जो उनका जो उपलब्ध है इंटरनेट के ऊपर। तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है जिसे कहते हैं डरबन। डरबन को कहते हैं मिनी इंडिया, क्योंकि ये जो डरबन शहर है, ये डरबन शहर जो है, यहाँ पर देखिए डरबन। डरबन जो है साउथ अफ्रीका को अभी मैं मैप के ऊपर दिखाता हूँ। यदि आप देखेंगे क्यों इसको कहते हैं मिनी इंडिया, ये देखिए, ये जो साउथ अफ्रीका है इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति ये है कि ये भारत से, यहाँ पर देखिए ऐसे, अगर यहाँ पर यात्रा की बात करेंगे तो पानी के जहाज़ से यहाँ पर ही पहुँचेंगे। ये साउथ अफ्रीका है, ये देश जो है ये साउथ अफ्रीका है। तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग, इंडियन ओरिजिन के लोग बसे हुए हैं। कौन से शहर में? उसे कहते हैं डरबन। इसीलिए डरबन को कहते हैं मिनी इंडिया, आज भी इसको ये कहते हैं। तो गांधी जी जो है एक मुकदमे के सिलसिले में, चूंकि वो वकील थे, तो वो 1893 में डरबन पहुंचे। और एक शहर जो है दूसरा, वो है प्रिटोरिया। इस प्रिटोरिया उन्हें जाना था। यहाँ देखिए, ये मैंने तीनों इसके वो दे दिए। इसकी जो राजधानियाँ हैं उनमें से एक प्रिटोरिया है, तो उन्हें जाना था यहाँ पर। और क्योंकि इन्होंने जिस बोगी में यात्रा शुरू करी थी, बैठे थे, वो गोरे लोगों के लिए ही रिजर्व्ड थी, इसीलिए इन्हें ट्रेन से नीचे उतारा गया 1893 में। तो जो यात्रा थी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा थी। अब लगे हाथ हम ये भी देख लेते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो ऐसे कंट्री है जिसके 3 कैपिटल हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ मैं थोड़ा और बड़ा करूँ, ऐसे रखते हैं, यहाँ पर ये 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, ब्लूमफोंटेन और प्रिटोरिया। तो जब ये सवाल आए कि 3 राजधानियों वाला देश कौन सा होगा, तो हमारा साउथ अफ्रीका का नाम आता है। अब इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो देखते हैं हम। यहाँ हमने, अच्छा यहाँ एक पॉइंट और आप ध्यान रखिए, मैं ये और बता देता हूँ आपको इस पे जाने से पहले, कि भाई गांधी जी ने पहली बार जो आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन या सत्याग्रह, सॉरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम के अंदर, कि जब 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजन भी किया था भारत में और साउथ अफ्रीका में। क्योंकि 1906 में गांधी जी कब गए वहाँ पर, आपने अभी पढ़ा 1893। गांधी जी वापस कब आए? 1915। तारीख कौन सी है जिस उपलक्ष्य में हम कोई दिवस भी मनाते हैं? जरा ये भी ध्यान रख लीजिए आप कि गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। तो जब गांधी जी भारत वापस आए तो इसी उपलक्ष्य में हर साल हमारे यहाँ क्या मनाया जाता है 9 जनवरी को? भारतीय प्रवासी दिवस। उसका उपलक्ष्य क्या है? उसका उपलक्ष्य जो है यही है कि गांधी जी भारत वापस आए थे। तो जब गांधी जी इस दौरान दक्षिण अफ्रीका में रहे तो 1906 में उन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ चुका है।
अब अगली जो न्यूज़ है वो आ गई, राज्यसभा के अंदर महासचिव के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारे यहाँ जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के अंदर जो सचिवालय है यानी कि सेक्रेटरीट है, वही मेन रूप से सारा काम संभालता है, कागजी काम। क्योंकि आप देखते हो कि पार्लियामेंट में तो केवल बहस होती है, बातचीत होती है, तो वो जो निर्णय लिए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, तो उन्हें असली जामा पहनाना, यानी कि उनको कागजों पे उतारना, गजट तैयार करना, फिर संबंधित विभागों को भेजना, जानकारी देना, जानकारी प्राप्त करना, ये सारा जो है ये कौन करता है? सेक्रेटरीट। इसीलिए कुछ वैकेंसी भी निकलती है सचिवालय की। तो इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है उसे कहते हैं महासचिव या सेक्रेटरी जनरल। यहाँ पर आ गया, ये सेक्रेटरी जनरल है। सेक्रेटरी जनरल के रूप में एक आईएएस अधिकारी की नियुक्ति हुई है जिनका नाम है पीसी मोदी। अब यहाँ मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये तो महासचिव के बारे में जो सवाल है वो इस रूप में पूछे हुए हैं, जैसे जनरल कंपटीशन वनडे एग्जाम में पूछा हुआ है कि महासचिव की नियुक्ति कौन करता है। जैसे कि राज्यसभा के अंदर महासचिव होते हैं, वैसे ही हमारी लोकसभा में भी महासचिव या सेक्रेटरी जनरल, क्योंकि दोनों में ही कागजी काम संभालना होता है। तो महासचिव चाहे राज्यसभा का यदि है तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राज्यसभा को कौन संचालित करता है, कौन चलाता है? तो उनमें उनको कहते हैं सभापति या चेयरमैन। तो इसीलिए वेंकैया नायडू चूंकि देश के उपराष्ट्रपति हैं और जो कोई उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट होगा वही राज्यसभा का सभापति या चेयरमैन भी होगा, इसीलिए उन्होंने इनकी नियुक्ति करी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। लोकसभा की अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में कौन होगा? लोकसभा में होगा वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष, जो वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी। तो ये पॉइंट इसके अंदर यहाँ पर दे रखा है। अगला इसमें आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख होता है, मैंने आपको समझा दिया। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम, अधिशासी कार्य, यानी कि जितने भी ये सारे काम हैं। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट बजट सेशन, बजट का सत्र कहते हैं, फिर कहते हैं मानसून का सत्र, फिर कहते हैं विंटर या फिर शीत सत्र। तो उस दौरान लोगों को बुलाना आदि ये सारे काम कौन करेगा? ये सचिवालय। इसके बाद है वर्तमान में जो ये बनाए गए हैं, ये कौन है? पीसी मोदी का, इनके बारे में कुछ बता रखा। CBDT ये हो गया सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जो हमारे प्रत्यक्ष कर विभाग है उसके अध्यक्ष थे पीसी मोदी, उनको ही फिलहाल जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई मैंने आपको बता ही दिया। ये ध्यान रखना हमें कि राज्यसभा के जो सभापति या चेयरमैन होंगे, जो वर्तमान के अंदर कौन है? वेंकैया नायडू, तो उनके द्वारा ही इनकी नियुक्ति की गई है। ये जो है ये है इनका फोटो, जो पीसी मोदी जी हैं इनका फोटो। इसके बाद आ गया इनका जो कार्यकाल कब तक रहेगा। इनका कार्यकाल जो है वो 10 अगस्त 2022 तक रहेगा, या फिर उससे पहले इनको हटाया भी जा सकता है, उसके बाद भी ये दोबारा से इलेक्ट किए जा सकते हैं। और ये भी याद रखना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर राज्यसभा का आप पढ़ रहे हैं तो लोकसभा के बारे में भी आ सकता है कि लोकसभा के वर्तमान में महासचिव एक IAS अधिकारी हैं, उत्पल कुमार सिंह। लोकसभा में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी जो पहली महिला थी वो कौन है, जिसकी जगह उत्पल कुमार सिंह आए हैं। उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। ये याद रखना कि पहली महिला कौन है जो लोकसभा की महासचिव नियुक्त की गई। अगली न्यूज़ जो है वो होगी कि राष्ट्रीय योग चैंपियनशिप भारत में पहली बार आयोजित की गई, जिसके अंदर देश के लगभग सभी राज्यों ने और सभी केंद्र शासित प्रदेश 30 थे, 30 स्टेट्स और 30 स्टेट्स 30 कुल मिलाकर शामिल हुए, जिसमें राज्य भी शामिल थे और जिसके अंदर जो संघ शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है वो भी शामिल थे। उन्होंने इसके आयोजन के अंदर हिस्सा लिया। और कहाँ पर आयोजन किया गया? इसका आयोजन किया गया भुवनेश्वर, जो उड़ीसा की राजधानी है। मैं इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा आपको, फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको भुवनेश्वर की स्थिति को भी, कि इसको आजकल एक उपनाम दिया जा रहा है क्या? भारत की
खेल राजधानी। तो यदि ये सवाल आता है स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भारत में किसको कहते हैं, तो भुवनेश्वर का नाम है। क्यों कह रहे हैं इसको भुवनेश्वर को? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आपने देखा हो 2021 के अंदर हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी के खेल हुए, जिनको खेलो इंडिया जो स्पोर्ट्स इवेंट कहते हैं, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो वो आयोजन जो है पहली बार जो आयोजन किया गया वो भी भुवनेश्वर के अंदर किया गया। इसके अलावा 2019 के अंदर हमारे यहाँ भारत के अंदर आयोजित की गई फीफा वर्ल्ड कप, गलती से बोल दिया, वहाँ पर आयोजन किया गया पुरुष हॉकी विश्व कप। वो भी कहाँ पर किया गया? भुवनेश्वर में ही आयोजन किया गया। तो ये दोनों के दोनों जो आयोजन है, या और 2023 की जो प्रतियोगिता होगी, देखिए 2023 की जो प्रतियोगिता होगी वो भी कहाँ पर, एक बार मैं इसको आप लोगों को दिखा दूंगा। खैर पहले पॉइंट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इसके अलावा जो अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है जून 2022 में भारत में पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होगी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चैंपियनशिप की आयोजन किया जाएगा और ये भुवनेश्वर से संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि योग की न्यूज़ आ रही थी तो जो जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो करा दिए। तो एक वर्ल्ड कप होगा जैसे योगासन का, वो भारत में पहली बार 2022 में होगा और ये नेशनल जो चैंपियनशिप है ये पहली बार कराएगी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि जो हमारे राज्य की स्थिति है ओडिशा की, तो ओडिशा जो है हमारे पूर्वी तट पर है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये बंगाल की खाड़ी कहलाती है, बे ऑफ बंगाल, और इसी को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाया है यहाँ पर पॉइंट कि, और यहाँ पर कई चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको लगे हाथ। जैसे एक द्वीप का नाम सुनते हो जो कहलाता है APJ कलाम, अबुल कलाम, डॉक्टर अबुल कलाम के नाम पर है। इसे कहा जाता है, ये द्वीप है जहाँ से हम जितने भी लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें हैं जैसे अग्नि है उसका परीक्षण करते हैं। अगर यहाँ मैप पे देखेंगे तो इस जगह पे दिखाई देगा ये, ठीक है। तो ये जो जगह है जहाँ से हम अग्नि का परीक्षण करते हैं वो भी ओडिशा के तट से लगा हुआ है। इसके अलावा चिल्का झील का नाम सुनते होंगे आप, ये चिल्का झील भी इसी से संबंधित है। और भारत की जो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है एरिया वाइज, यानी कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जो है वो भी कौन सी है? चिल्का झील को। और ये जो तट है ओडिशा का ये फेमस है कौन से प्रकार के कछुओं के लिए? जो दुनिया में विशिष्ट स्थान है जहाँ ये ओलिव रिडले जो प्रजाति के कछुए हैं ये दुनिया भर से हजारों मील की यात्रा कर कर इस क्षेत्र पर अंडे देने के लिए आते हैं। तो इनके संरक्षण या इनके बचाने के लिए भी बहुत चीज़ें हैं। और जब 2019 में हमारे यहाँ पर वर्ल्ड कप हॉकी का आयोजन किया गया था तो उसका जो शुभंकर था, मैस्कॉट था, वो एक कछुए को ही बनाया गया था। तो यहाँ भुवनेश्वर में कौन कौन सी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि वो मैंने बोला था, यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2019 के अंदर तो आयोजन किया गया था, 2019 में तो आयोजन किया गया था वर्ल्ड कप हॉकी। ये हॉकी का वर्ल्ड कप हुआ था जिसे बेल्जियम ने जीता था, वर्ल्ड कप हॉकी। इसके अलावा 2023 में भी जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, वर्ल्ड कप हॉकी, वो भी कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो भी भुवनेश्वर में ही आयोजित किया है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा जो इस बार के यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया जो गेम्स हुए थे यूनिवर्सिटी स्तर के, विश्वविद्यालय स्तर के, वो भी पहली बार कहाँ आयोजित किए गए थे? भुवनेश्वर में। और यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो 2023 का वर्ल्ड कप होने वाला है इसके लिए एक स्टेडियम बन रहा है रोरकेला में, इस जगह पर रोरकेला में, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो वर्ल्ड कप होगा 2023 का ये दो जगह पर होगा, एक तो कि ओडिशा का ये शहर है राउरकेला, और एक होगा जो हम पढ़ ही रहे हैं भुवनेश्वर। तो राउरकेला के अंदर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जिसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। आपने कल मैंने आपको न्यूज़ कराई थी कि 15 नवंबर को मनाया जाएगा
किसको आदिवासियों के लिए दिवस मनाने की घोषणा करी गई है। किसके उपलक्ष्य में? क्योंकि 15 नवंबर को किनका जन्म दिवस है? बिरसा मुंडा का। तो ये जो स्टेडियम बनेगा राउरकेला में, इसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। यहाँ पर हमने सारी पॉइंट कर ही लिए। और इसके बाद योग से संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लगे हाथ बता दूं। वहाँ तो मैंने थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बता दिया। यह भी याद रखें कि भारत में योग गुरु किन्हें कहा जाता है। तो योग गुरु के रूप में जो नाम आता है वो नाम आता है किनका? पतंजलि महाराज का। ये है पतंजलि। और आप जैसे हिस्ट्री भी पढ़ते होंगे तो पतंजलि जो है वो किसके समकालीन थे? कौन सा राजा था जिसके समय पर पतंजलि समकालीन या कंटेम्प्रेरी कहलाते हैं? तो एक राजा का नाम सुनते होंगे, पुष्यमित्र शुंग। तो ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे और इन्होंने योग के ऊपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है योग सूत्र। इसीलिए पतंजलि जो महाराज जो हैं, इन्हीं को कहा जाता है भारत में योग गुरु। और योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाने की निर्णय लिया गया। तो दुनिया भर के अंदर योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए, और ये तो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत है, हमारी सॉफ्ट पावर है। यदि हम मार्शल आर्ट को हमेशा चीन के साथ जोड़कर देखते हैं, कहीं भी मार्शल आर्ट होगी तो चाहे वो जूडो ही क्यों ना हो जो कि जापान की है, या कराटे क्यों ना हो जापान का है, लेकिन जूडो कराटे भी हमें ऐसा लगता है चाइना का ही है। तो उनकी एक सॉफ्ट पावर है जिसकी वजह से उनके प्रति, उनके देश के प्रति लोगों का नरम रुख रहता है। जब उसके बारे में सोचते हैं तो अच्छी बातें याद आती हैं, उसे सॉफ्ट पावर कहते हैं। ऐसी भारत की भी, अगर कोई भारतीय विदेशों में जाता है तो उसको देखते ही सबको ऐसा लगता है कि भाई इनको योग जरूर आता होगा। तो बड़े आदर भाव से भारतीयों का सम्मान होता है। तो ये तो हमारी एक ताकत है, और इस ताकत को यदि हम दुनिया भर के अंदर फैलाते हैं तो भारतीयों को ही लाभ होगा। इसके अलावा 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है जो मैंने कहा वहाँ होगा। और राउरकेला मैंने अभी बताया था, यहाँ कौन सा स्टेडियम बन रहा है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा, यानी कि जो दर्शकों की संख्या है उसके हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। यहाँ पर मैंने योग दिवस के बारे में थोड़ा दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को याद रहता है 21 जून को होगा। फिर आ गया एक भारतीय नौसेना को लगातार ताकत देने का प्रयास किया जा रहा है। हाल के दिनों में तो हमने देखा चीन जो है अपनी गुर्राहट और अपनी ताकत को लगातार प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में और इंडियन ओशन में बढ़ाता हुआ जा रहा है। और जब तक हम एक नौसैनिक ताकत नहीं बनेंगे तब तक महाशक्ति का सपना केवल सपना ही रहेगा। और इसीलिए नौसेना के ऊपर भारी खर्च किया जा रहा है। और हमारा केवल एक दुर्भाग्य है कि हमने इस तरफ पहले कभी लंबे समय तक ध्यान नहीं दिया, इसीलिए ना तो हम पनडुब्बी बना पाए जो सबमरीन कहलाती है, और ना ही हम जो है वो दूसरी जो विमान वाहक पोत कहते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी नहीं बना पाए। लेकिन अभी पिछले 10-20 सालों से हमने इस तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू करे हैं, और उसी क्रम के अंदर हमने स्कॉर्पियो श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक पर किया जा रहा है, जो हम फ्रांस की मदद से कर रहे हैं। उसी क्रम के अंदर नवंबर 2021 में ही जो हमने योजना बनाई थी 6 पनडुब्बियाँ तैयार करने की, उनमें से 5 जो है भारतीय नौसेना को प्राप्त हो गई है। तो हाल ही में कौन कौन सी ये पनडुब्बियाँ हैं जो मिली हैं, उनके नाम वो दे रखे हैं। एक तो ये दे रखा है कि 4थी और 5वीं स्कॉर्पियो श्रेणी की पनडुब्बियाँ भारत को हाल ही में 1 हफ्ते के भीतर ये भारत के अंदर भारतीय नौसेना को मिल गई है। तो स्कॉर्पियो क्लास होती है, एक श्रेणी होती है, जैसे हम कहते हैं माउजर है, AK-47 है, तो उसी तरीके से पनडुब्बियों की एक क्लास है जिसे कहा जाता है स्कॉर्पियो। उस श्रेणी की पनडुब्बियों निर्माण को लेकर भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया हुआ है। और इसी क्रम के अंदर एक योजना हमने लगभग 30 साल की शुरू कर रखी है जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट 75। इसके बारे में बताऊंगा। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी है जो हमने हाल ही के समय पर शामिल करी है। तो 5वीं तो है वागीर, ये वागीर ऐसे लिखेंगे, और ये है वेला, इसको
इस प्रकार से ये पनडुब्बियाँ प्राप्त करनी है। और कौन सी परियोजना है जिसके तहत हम ये पनडुब्बियों का निर्माण कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्ट 75। कुल कितनी होनी थी जी? कुल जो है 6 पनडुब्बियाँ थी जिनका निर्माण किया जा रहा। और ये निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? ये निर्माण इंपॉर्टेंट हो गया मुंबई का मझगांव डॉकयार्ड। डॉकयार्ड इंग्लिश हिंदी में यानी कि जहाँ लंगर पड़ते हैं या जहाँ पर जहाज रुकते हैं उसे डॉकयार्ड कहते हैं। और यहाँ फ्रांस के नेवल ग्रुप, ये जरूर सवाल आ सकता है किसके सहयोग से कर रहे हैं, तो भारत के साथ हमारे संबंध जो है बहुत ही प्रगाढ़ है फ्रांस के साथ में, क्योंकि फ्रांस जो है हथियारों के निर्माण को लेकर एक बड़ा राष्ट्र है इसीलिए, और टेक्नोलॉजी के मामले में भी वो बहुत ही आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि 1998 में जब हमने 1999 में जब हमने पोखरण में जो विस्फोट किए थे, उसके बाद दुनिया भर के देशों ने भारत के साथ पाबंदियां लगा दी, लेकिन फ्रांस ऐसा देश था और रशिया जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। तो फ्रांस भारत का एक मित्र राष्ट्र है। और मित्र होना, जैसे कहावत है कि बेवकूफ़ दोस्त से तो होशियार दुश्मन भला, तो ये दोस्त है और बहुत ज़्यादा होशियार भी है, इसीलिए देश को ज़बरदस्त फ़ायदा है। प्रोजेक्ट 75 क्या है भाई? समुद्री इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने कहा जो सागर हैं उनमें ताकत बढ़ानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं हम अपनी देश की सुरक्षा कर पाएँ और हम एक महाशक्ति के रूप में दुनिया में अपनी पहचान स्थापित कर सके, उसके लिए समुद्र में अपनी ताकत बढ़ाना ज़रूरी है। और समुद्र में यदि हमारी पनडुब्बियाँ, क्योंकि भारत के पड़ोस में जो श्रीलंका है, अब मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने का एक बंदरगाह है हम्बनटोटा, और ये श्रीलंका देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, चाइना का कोई मतलब नहीं, ये रहा चाइना, चाइना का इस जगह पर कोई मतलब नहीं है, ये रहा चाइना यहाँ पर। तो चाइना की यहाँ सीमा नहीं लगती, लेकिन इसने क्या करा है, इसने ये करा है कि यहाँ का एक बंदरगाह जो है 99 साल के लिए, जिसका नाम है हम्बनटोटा, वो इन्होंने चाइना को दे दिया है। क्योंकि चाइना जो है, जो चाइना की नीति है वो है कि वो पैसे देता है और ज़्यादा इंटरेस्ट और ब्याज पर देता है, और ये ऐसे देश जो छोटे हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो उस पैसे को चुका नहीं पाते। और जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि भाई ज़मीन लिखवा दी, अंगूठे लगवा दिए और ब्याज पर पैसा दिया, जब वो पैसा नहीं लौटाया जा रहा तो ज़मीन अपने नाम। यही चाइना कर रहा है। तो चाइना जो है ये नया सूदखोर है, नया महाजन है दुनिया का, जो ब्याज पर पैसे देकर ज़मीनें हथियाता है। उसी क्रम में इसने यहाँ कर दिया। अब क्या हो गया, अब चाइना कहाँ गया, अब ये कौन सा सागर कहलाता है? इसे कहते हैं इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन में जो है इनका कोई मतलब नहीं था, ये हिंद महासागर है पूरा पूरा, देखेंगे ये सारा जो है इसी को इंडियन ओशन कहते हैं। तो अकेला महासागर है जो किसी देश के नाम पर रखा गया, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। तो जब हमारे पड़ोस में चीन आ खड़ा हुआ है तो हमारे लिए तो नौसैनिक ताकत को बढ़ाना एक मजबूरी भी हो गई है, इसलिए भी है। और बाकी जैसे मैंने कहा कि अगर देश की महत्वाकांक्षा है कि भाई दुनिया हमें महाशक्ति के रूप में, चौधरी के रूप में पहचाने, तो भी जरूरी है। फिर आ गया अगला, जो इनका फ़ोटो दे दिया मैंने आपको, जो ये है वगीर, अभी ये मैंने जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वगीर नाम का जो पनडुब्बी है जो भारतीय नौसेना के अंदर शामिल करी गई है। वेला का फ़ोटो नहीं दिखाया मैंने, एक से ही है लगभग उनके बारे में। फिर अगला पॉइंट आ गया हमारा, जो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा, प्रोजेक्ट 75, यही पढ़ रहे हैं ना, प्रोजेक्ट 75। तो प्रोजेक्ट 75 में कितनी पनडुब्बियाँ बननी थी? डीजल इलेक्ट्रिक, यानी कि नई टेक्नोलॉजी की ये पनडुब्बियाँ हैं। इनको बनाने का और इनका जो आकार है, जो वर्तमान की पनडुब्बियाँ हैं उनसे 50% अधिक बड़ा होगा, यानी कि ज़्यादा हथियार रखे जा सकेंगे। और ये पनडुब्बियाँ जो है ना केवल लड़ने के लिए बल्कि खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि लंबे समय तक क्या है, पानी के भीतर रहने की क्षमता होती है, इसीलिए इनको सबमरीन या पनडुब्बी कहते हैं। कब किया था ये प्रोजेक्ट की शुरुआत? वर्ष 2005 में। और इसके तहत भारत को अब तक कौन कौन सी पनडुब्बियाँ प्राप्त हो चुकी हैं उनकी लिस्ट दे रखी है, उन्हें आप लोग देख लेना कि पहली कौन सी थी। पहली कलवरी थी 2017 में, और आखिरी कौन सी होगी, छठी, बक्सीर
ये ध्यान रख लेना, पहली ज़रूर है। आपने इनके नाम भी सुने हो, खंडेरी, करंज, क्यों करंट अफेयर्स में आते रहते हैं। मैंने सारी की सारी लिस्ट जो है वहाँ पर दे दी। और जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया कि फ़िलहाल जो है वो वगीर और इससे पहले ये वेला, ये लेटेस्ट है जो नवंबर महीने के अंदर ही भारतीय नौसेना में शामिल होगी। अगली है टाइगर सफारी के बारे में। खबर तो ये पुरानी है, लेकिन मेरे को लगा चलो कोई पुरानी खबर भी उठा के मैं कभी कभी चर्चा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। एक तो टाइगर सफारी जो है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शुरू करी गई है, और उस जगह का नाम क्या है जहाँ ये शुरू करी गई है, यह है बांधवगढ़। अब ये पॉइंट आता है कि क्या कोई भी राज्य अपनी मर्जी से कहीं कोई सफारी या राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थापित कर सकता है? तो उसके लिए समझ लीजिए कि उसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ती है भारत सरकार से। और भारत सरकार की एक संस्था है, कौन सी, जिसको कहते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA। कोई भी राज्य सरकार जब ये प्रस्ताव इनके पास भेजेगी और ये प्रस्ताव को ये हाँ भर देते हैं, सहमति जताते हैं, तब वो राज्य जो है अपना पैसा खर्च करके नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है वो इससे संबंधित है कि इन्होंने इनके पास प्रस्ताव भेजा था और ये प्रस्ताव जो है उसके बाद अब मंजूर कर लिया गया है। तो इस प्रकार से बांधवगढ़ के अंदर, और बांधवगढ़ क्या जगह है, जब ये सवाल आता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर किसी एक जगह पर अगर हैं तो वो कौन सा है। देखो, अगर पर स्क्वायर किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें, सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर होगा काजीरंगा। लेकिन अगर कुल संख्या की बात करें तो बांधवगढ़ का पहला स्थान है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश को तो कहते ही हैं टाइगर स्टेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या, जो लेटेस्ट जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था टाइगर का, उसमें भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान था। यहाँ मैंने ज़रा इनको दिखाने की कोशिश करी ताकि आप जो है फोटो के साथ हम ज़्यादा समय तक रिलेट कर पाते हैं, इसीलिए। अगला है कि सफारी के लिए चिन्हित जो क्षेत्र है, अब सफारी में इन्होंने कहा है कि जो सफारी होगी उसमें गारंटी होगी कि आपको बाघ जरूर दिखेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे होता है कि ये जो जितनी भी क्षेत्र होता है जहाँ ये सफारी बनती है उसकी चैनलिंग करते हैं। चैनलिंग मतलब हो गया जाली या बाड़ लगा देते हैं कुछ एरिया में, और वहाँ पर कुछ बाघों को रखते हैं ताकि, और क्योंकि चारों तरफ बाड़ लगी हुई है लोहे की जाली, उससे वो बाहर नहीं निकल सकते, और अंदर ही कुछ अन्य जीव जो हैं वो भी रखे जाते हैं ताकि इन्हें खाने को मिलता रहे या इन्हें भोजन भी प्राप्त होता रहे। तो और जो यात्री हैं उन्हें एक बंद गाड़ी में ले जाया जाएगा। तो जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं जो है इनके बाघों के दर्शन उन्हें अवश्य हो जाएंगे। इसको सफारी कहते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए, भारत में ये तो टाइगर सफारी है। इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे यहाँ शेर जो है उनसे संबंधित जो सफारी है वो कहाँ पर है? एक तो यूपी के इटावा के अंदर है, और एक जो है राजस्थान में नाहरगढ़, जयपुर के पास ही ये पार्क है जहाँ पर ये स्थापित की गई हैं।